अन्नदाता अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था में तो कहीं फल फूल बनने की अवस्था पर है और फसल से अधिक उत्पादन मिले इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना बेहद जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय पवार खेड़ा जिला होशंगाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय कठल। किसान भाइयों, आज हम जो चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, मसूर की खेती में हम समसामयिक कार्य क्या क्या करें। किसान भाइयों, देखा जाए तो मसूर की फसल बहुत ही हमारे प्रॉफिट देने वाली फसल होती है और देखा गया है कि मसूर का हमेशा रेट बहुत अच्छा मिलता है। जिन किसान भाइयों के यहाँ मसूर की फसल लगी हुई है, उनको कुछ बातों का ध्यान यदि वो रखते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें तो जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है वह सबसे पहले किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा मसूर की फसल में 25 से 35% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है, इसीलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो मसूर की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। दूसरी मैं बात करूंगा, अभी जो समय आ गया है, फूल की अवस्था में आ चुका है, कुछ किसान भाइयों के यहाँ घेंटियां बनने लगी हैं। जिन किसान भाइयों के यहाँ घेंटियां बनने लगी हैं, वह यदि उनके पास पानी है, 80% घेंटियों पर आ चुका है और पानी है, तो एक हल्का सा वो स्प्रिंकलर के माध्यम से शिफ्ट चला दे। हल्की शिफ्ट चलाने से दाने में अच्छा भराव होगा, दाने का वजन आएगा, चमक आएगी। किसान भाइयों, मसूर की फसल को
माहू कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। यहाँ पर यदि हम बात करें कि मसूर की फसल में, तो इसमें हमें इल्लियाँ यदि आ रही हैं तो उसके लिए हम टी आकार की खूंटियों का प्रयोग करें। 25 खूंटियाँ, 25 से 30 खूंटियाँ प्रति एकड़ के हिसाब से लगाएं, जिससे चिड़िया उस पर बैठ सके। ऐसी व्यवस्था, खूंटियाँ नहीं हो तो कोई पौधे की डंडियाँ होती हैं उनको गाड़ दिया जाए जिसमें चिड़िया बैठ सके और वह अपने आप इल्ली को पकड़ती हैं, नेचुरल कंट्रोल करती हैं। नहीं हो तो रस्सी बांध दें, कोई दिक्कत नहीं, रस्सी में बैठेंगी चिड़िया और वह इल्ली को बांध सकते। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप लगाएं। फेरोमोन ट्रैप लगाने से यह है कि तितलियां जो हैं वह उसमें फंसती हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि इल्ली का प्रकोप हुआ है कि नहीं हुआ है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में इल्लियों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो उनके रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्का कार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। दूसरी मैं बात करूंगा, जिन किसान भाइयों के यहाँ अभी छोटी अवस्था में है, फूल से पहले की अवस्था, तो वहाँ पर माहू की बहुत बड़ी समस्या आती है। शुरुआती दौर में माहू की समस्या आती है, तो नीम तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं जब वो वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है। यदि वो और बढ़ गया है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो गई है, फूल के जस्ट पहले की अवस्था है, तो उस समय आप इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथेक्सेम 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाएं और उसका एक स्प्रे। आप निश्चित ही एक स्प्रे से काम नहीं होता। कभी भी किसी भी केमिकल का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक स्प्रे के बाद 15 दिन के बाद एक स्प्रे और अवश्य करें, जिससे 100% कंट्रोल की स्थिति हो। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकठा, जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। मसूर की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आती है उगरा की, बहुत बड़ी समस्या है उगरा। उगरा की समस्या यदि आई है और यदि बीज उत्पादन कार्यक्रम वो ले रहे हैं तो उस एरिया में जहाँ, क्योंकि पैच में आती है ये, चित्ते के चित्ते जहाँ पर पानी ज़्यादा भराव होता है खेतों में, वहाँ पर देखने को ज़्यादातर ये मिलती है। तो उस एरिया में आप मसूर की फसल यदि उगर गई है तो वहाँ से वहाँ निकाल दें। यदि बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहाँ से वो निकाल दें और वहाँ पर कार्बनडाजिम की ड्रेंचिंग कर कर उसको संरक्षित कर दें। जो किसान भाई मसूर की फसल या ले रहे हैं वो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से हमारे मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनका भी एक अच्छा नियंत्रण होता है। नीचे के तत्व और ऊपर के तत्व, मसूर की फसल नीचे के तत्वों को लेती है, जिससे कीट व्याधियां भी कम लगेंगी। हमारा जो खाद है और जो भूमि का जो उर्वरक शक्ति है वह अच्छी बनी रहेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिन की एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन, सीएम के प्रस्ताव पर उप राज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर साधा निशाना, बोले शिवसेना कभी नहीं होगी खत्म, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। योग गुरु रामदेव का बड़ा दावा, कहा कोरोना के बाद कैंसर मरीजों की बढ़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
प्रदेश के कुछ किसानों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर दी है और कुछ आने वाले समय में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे। लेकिन शरदकालीन गन्ना हो या फिर बसंतकालीन गन्ना, दोनों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है, जिसके बारे में बता रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है और यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। इसमें इसकी जो अवधि है वो करीब करीब साल भर इसमें लग जाते हैं तैयार होने में। तो इन दौरान अनेक प्रकार का जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गन्ना नकद आमदनी देने वाली फसल है, जिसकी बुआई कर देने के बाद देख रेख में ना तो अधिक खर्च आता है और ना ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस फसल में अगर रोग लग जाएं, तो भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि रोगों के लगने के बाद खड़ी फसल में दवाओं के प्रयोग में बड़ी कठिनाई आती है और रोगों का नियंत्रण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए बुआई के समय ही रोगों का समाधान कर लें। आइए रोगों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लाल सड़न रोग की बात करता हूँ। इसको रेड रॉट डिजीज कहते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये क्लोटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो इससे प्रायः प्रतिवर्ष 20% के आसपास इससे नुकसान पहुंचता है। और जो इसका लक्षण है, ये जो प्रारंभिक लक्षण जो है, सबसे पहले ऊपर की जो तीसरी और चौथी जो पत्तियां बनती है ऊपर से, उसमें ये मुरझाना शुरू होती है और मुरझा के पूरी तरह से सूख जाती है। कालांतर में ऊपरी के जितनी भी भाग है सारी पत्तियां वो सूख जाती है और जो तना है उसका रंग भी फीका पड़ने लगता है। तो हम तना को जब हम बीज से चीरते हैं तो जो उसका बीज का रीजन है, पिथ रीजन, वो लाल हो जाते हैं। लाल तो सभी रोगों में हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो लाल रंग होते हैं और इसके अलावा उसमें आरी पट्टियाँ बनती है, सफ़ेद रंग की आरी पट्टियाँ बनती है, क्रॉस बैंड बनते हैं उजले रंग की। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाल सड़न रोग है। दूसरी जो पहचान है, इसमें जो है दुर्गंध भी आती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा गंध आती है, शराब की तरह इसकी गंध निकलती रहती है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है। बिल्ट की समस्या जब पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, वैसी अवस्था में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और धीरे धीरे ये सूख जाते हैं। जब हम इसको बीज से चीरते हैं तो इसमें भी जो है लाल रंग की धारियां दिखाई पड़ती है और साथ साथ जो है उसका पीठ भी जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान सकते हैं। तो लाल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें वाइट क्रॉस बैंड जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इससे हम, और जो हमारा रेड रॉट है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोनों में अंतर यही है कि जो लाल सड़न रोग है उसमें भी पित्त लाल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आरी पट्टियाँ दिखाई पड़ती है सफ़ेद रंग की, और इसमें आरी पट्टियाँ सफ़ेद रंग की दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे हम उस दोनों रोग को पहचान कर सकते हैं। ये रोग बीज, मिट्टी, हवा और अन्य कई माध्यम से फसलों पर आते हैं। इसलिए बुआई के समय इनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बीज ऐसे लें जिसमें रोग नहीं आते हों। उसके बाद बीज का उपचार करें। बीज के उपचार रोगों से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारे जो सेट हैं, जो लगाते हैं, जो पोड़ियां लगाते हैं, उसमें से ये बीमारियां फैलती है। तो सबसे पहले है कि हम स्वस्थ सेट का चुनाव करें, स्वस्थ रोगरोधी किस्म का चुनाव करें, और जो सेट है उसको हमको ट्रीट करके लगाना है। क्योंकि अगर हम ट्रीट करके नहीं लगाएंगे तो निश्चित में कालांतर में ये बीमारियां का प्रकोप हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए जो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिलेटेड जो भी है, फंजीसाइड, एरेटान और एरेटान एगलोल से 0.2% के आसपास से 0.2%
सॉल्यूशन बना के उसका हम 10 से 15 मिनट तक उसमें डाल के छोड़ते हैं और उसके बाद हम उसको लगाते हैं। और दूसरी दवा जो है आप इसको बेविस्टिन से भी लगा सकते हैं ट्रीटमेंट करके। उसमें भी जो है 2% 0.2% सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें डीप करके 10 से 15 मिनट के बाद फिर उसको उपचार करके ही हम लगाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर उपचारित करेंगे तो कालांतर में बीमारियां का प्रकोप मतलब कम जाएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। एनआईए ने राजस्थान के 7 जगहों पर मारा छापा, पीएफआई के ठिकानों पर दी दबिश, टेरर फंडिंग का मामला। दिल्ली में मेयर के चुनाव की तारीख फाइनल, 22 फरवरी को होगा इलेक्शन, सीएम के प्रस्ताव पर उप राज्यपाल ने लगाई मुहर। उद्धव ठाकरे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। सब्जियों में शिमला मिर्च की खेती का एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम इसके स्वाद की बात करें तो शिमला मिर्च की लगभग सभी किस्मों में तीखापन अत्यंत कम और नहीं के बराबर पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। आज हम आपको शिमला मिर्च की एक ऐसी किस्म के बारे में बता रहे हैं जिसकी खेती करके किसान अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह से। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फ़र्क क्या है? ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये एक जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो एक्सीलेंट जो वेजिटेबल घरोंडा इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसकी देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का आप आराम से, जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के रूप में इसका है, वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नैकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं।
किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर ले और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर उसको ऊंची रखनी है, बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उसके उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो डीएपी और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं वही की वही आपको इसकी स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंदाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया है ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊँ। जब हम कभी कलर्ड कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जैसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का ये होटल है, जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। बात करूँ स्वाद की, तो जैसे कि आपने भी एक सो खा के देखा, मैंने भी सो खा के देखा, ये बहुत ही मीठा है। आप आराम से इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसको सलाद के रूप में आप डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हो। मार्केट में से कलर अपीयरेंस इतना अच्छा है कि दिखते ही ये बिक जाएगी आपकी। एक पौधे से, मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात, इसका फायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। साइज का मैं फर्क करूं तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुंचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक दिनेश कुमार ने। आप आम के बाग में पुष्प गुच्छ रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दिनेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आज मैंगो में एक बहुत ही कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जो बीमारी लगती है, खास करके मैंगो मालफॉर्मेशन, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये बीमारी जब सीजन में आ जाता है तो उपज में 70% तक, 70% तक कह सकते हैं, उपज में कमी आ जाती है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन वास्तव में इसके कई कारक है, जिसके कारण से ये मैंगो मालफॉर्मेशन खास करके मैंगो में देखने को मिलता है। सही अर्थ में पूछा जाए तो मैंगो मालफॉर्मेशन फफूंद के द्वारा भी होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन माइट के अटैक के कारण भी होता है। तो इसके कई कारक है, इस तरह से कह सकते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन के कई कारक हैं जिसके कारण से मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। मैंगो मालफॉर्मेशन में जनरली फफूंद के कारण देखा गया होता है। ये फफूंद जो फ्यूजेरियम नामक एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी, उसी फफूंद के कारण से ये बीमारी देखने को खास करके मिलती है। आम का गुच्छा रोग आम के वृक्षों पर होने वाला एक रोग है। प्रायः इस रोग के कारकों में फुजेरियम नामक फफूंद के कारण होता है, किंतु अनेक विशेषज्ञों का मत है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोन का असंतुलन है।
गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियों एवं फूलों में असामान्य वृद्धि एवं फल विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस रोग के कारण आम के उत्पादन में कमी होती है। आम की टहनी पर एक पट्टी के स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाना, तने की गांठों के बीच अंतराल अत्यधिक कम हो जाना, पत्तियों का कड़ा हो जाना, बाद में यह गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है जो बंची टॉप जैसा दिखता है। इसके लक्षण पौधों में खासकर दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है नवंबर दिसंबर महीने में ही इसका अटैक शुरू होता है, लेकिन यह विकराल रूप ले लेता है जब मैंगो में फ्रूटिंग होने की अवस्था आती है, या कह सकते हैं मैंगो में जब मंजर बनने की अवस्था आती है। उस समय जनरली देखा जाता है कि खास करके इसके फूल में, फूल मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर नए नए जिसको जो फूल निकलते हैं या कसते जहाँ नया नया उसका जो मंजर आता है उस जगह वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंगो माल फॉर्मेशन, मैंगो के जो माल फॉर्मेशन जो हो रहा है, या कह सकते हैं जो भी जहाँ मंजर बनता है उसी में कुछ काले काले जैसे लगता है कि झुंड में खुद दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से उपज में भारी कमी आती है। इसके कारण से देखा गया जो सूट है, खास करके जो उसके तने जो कह सकते हैं जिसमें कि जो मंजर लगता है उसमें उसका नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो सूट जनरली जो बोलते हैं हम लोग हैं, उस सूट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, या कह सकते हैं दो इंटरनोड का जो दूरी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है इस मैंगो माल फॉर्मेशन के कारण से, और ठीक से पत्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, पत्ता का साइज भी छोटा हो जाता है, फूल उसमें जो है फूल काला काला फंगस के रूप ले लेता है, या कसते काला काला पदार्थ के रूप में उसका रूप ले लेता है, जिसके कारण से मंजर बनते नहीं हैं। तो इस तरह से मैंगो माल फॉर्मेशन जो खासकर देखा गया है फ्लोरल पार्ट पे होता है, जनरली देखने को मिलता है, या फूल वाला भाग जो होता है खास करके, तो उसके कारण से ठीक से आम बन नहीं पाता है, और कह सकते हैं कि इस तरह से उपज में भारी कमी आ जाती है। आम के पौधों को गुच्छा रोग से बचाने के लिए रोगग्रस्त पुष्पों की मंजरियों को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से कटाई कर दे और जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दे। रोपाई करने से पहले रोग मुक्त पौधों का चयन करें। प्रारंभिक अवस्था में जनवरी फरवरी माह में ग्रसित पुष्पों बौर को तोड़ दे एवं अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm की 900 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर लें। तो अब इसके निदान के बारे में मैं आपको किसान भाई बताना चाहूँगा। मैंगो माल फॉर्मेशन जनरली जो होता है हम लोग को समय पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो जिनके पास में आम का ऑर्चर्ड है, जिस किसान के पास में, उनको नवंबर महीना से ही उसमें दवा का छिड़काव स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम इसलिए सलाह देते हैं हम लोग कि खास करके इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 2 लीटर पानी या आधा ml प्रति लीटर पानी का घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डाइक्लोरोवोस इंसेक्टिसाइड है, उसका भी कह सकते हैं कि 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आराम से हम कह सकते हैं कि मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। या इसके अलावा हम लोग कुछ इसमें फफूंदनाशी का भी सलाह देते हैं स्प्रे करने के लिए। उसके लिए जनरली हम लोग बोलते हैं कि बेबिस्टिन नामक दवा आधा ग्राम से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाना चाहिए, उसका छिड़काव करके मैंगो माल फॉर्मेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata.mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।